ये श्लोक अभी तक नहीं आया? आज 3 महीने तो हो गए हैं और 1 तारीख है। अब हमें 3 महीने उसके घर रहना है। उस हिसाब से तो उसे अभी तक आ जाना चाहिए था। रमेश जी ने अपनी पत्नी से कहा, आता ही होगा, कार से ही तो आना है। 1-2 घंटे आगे पीछे हो गए तो क्या फर्क पड़ता है, 2 घंटे का ही तो रास्ता है, मधु जी ने बेफिक्री से बोला। रमेश जी और मधु जी आजकल अपने बड़े बेटे बहू के घर में हैं। छोटा बेटा श्लोक और पत्नी बच्चे दूसरे शहर में रहते हैं। बड़े बेटे रोहन की शादी को 20 साल हो चुके हैं। उनका बेटा और बेटी अपनी पढ़ाई करने हॉस्टल में दूसरे शहर गए हुए हैं। रोहन एक बड़ी कंपनी में ऊंचे ओहदे पर कार्यरत है। उसकी पत्नी भी बैंक में नौकरी करती है। छोटे बेटे श्लोक की शादी को 15 साल हो चुके हैं। तब रमेश और मधु जी उनके साथ ही रहते थे। मधु जी की कुछ आदतों से बहू साधना परेशान हो जाती थी। प्रायः हर काम में नींद में निकालना, छोटी छोटी बातों पर शिकायत करना, रोबीली आवाज में बोलना, घर के कार्यों में मदद नहीं करना, अपनी बात पर अड़ जाना आदि उनके स्वभाव और व्यवहार में शामिल थे। इससे साधना कई बार चिढ़ जाती, लेकिन श्लोक समझाता तो चुप रह जाती। अब तक तो उनका इकलौता बेटा अंश भी 10 साल का हो गया था। आदत के अनुसार मधु जी उसे भी रोकती टोकती तो कभी वह चुप हो जाता और कभी उल्टा जवाब दे देता। मधु जी आहत होती। पति समझाते, मधु, जमाना बदल गया है, अब बच्चों को किसी की रोक टोक पसंद नहीं आती। उनके साथ अब दोस्ताना व्यवहार करना पड़ता है, वरना वे माँ बाप से दूर हो जाते हैं। अब हमारा वाला जमाना नहीं है, जो चाहा बोल दिया और बच्चों ने मान लिया। लेकिन मधु जी अपने हर कार्य को सही मानती थी। अभी से ही अनुशासन में नहीं रखा तो आगे जाकर बच्चे बिगड़ जाते हैं। इकलौता बच्चा है तो क्या सर पर थोड़ी ही बिठा लेंगे। श्लोक और साधना तो उसे कुछ कहते ही नहीं। उसकी हर मांग मुंह से निकलते ही पूरी कर देते हैं। शिकायती लहजे में वे कहती। आखिर एक दिन साधना ने अपने पति से कह ही दिया, इतने सालों से मम्मी पापा को हम ही देख रहे हैं, बड़े भाई भाभी का भी तो कुछ कर्तव्य बनता है या नहीं। आप उनसे बात करिए कि अब आगे से कुछ समय पापा मम्मी उनके साथ रहेंगे। जैसे 3 महीने हमारे साथ रहे, फिर 3 महीने उनके साथ रहे। इससे उनके लिए भी बदलाव हो जाएगा। श्लोक भी अपनी माँ के स्वभाव को अच्छे से जानता था, इसलिए उसे भी इस बात में कुछ बुराई नजर नहीं आई। उसने साधना को आश्वासन दिया कि वह बड़े भाई से बात करेगा। जब रोहन से बात की तो पहले उन्होंने टालने की कोशिश की, लेकिन बाद में मान गए। चूंकि उनके दोनों बच्चे बाहर रहते थे और वह पति पत्नी भी पूरा दिन घर से बाहर ही रहते थे, इसलिए उन्हें पापा मम्मी को साथ में रखने में बड़ी तकलीफ नजर नहीं आई। पिछले 1 साल से यह सिलसिला चल रहा था। 3 महीने रोहन के पास रहने के बाद वे वापस श्लोक के पास आ गए। इस बार रोहन को आने में कुछ देरी हो गई थी, क्योंकि दोनों बच्चे आए हुए थे। दोनों को ही 1 महीने की छुट्टी मिली थी और अब उन्हें यहीं रहना था। जब मम्मी डैडी को रोहन ने यह बात बताई तो वे बड़े प्रसन्न हो गए। इस बार उन्हें पोता पोती के साथ 1 महीना रहने का मौका मिलेगा। अगले दिन सवेरे रमेश तथा मधु जी चाय नाश्ते पर बैठे तो पूछा, बच्चे कहाँ हैं? मम्मी जी, वे लोग तो अभी सो रहे हैं। बहू के कहते ही मधु जी हैरानी से बोल उठी, अभी तक सो रहे हैं? 9 बज चुके हैं। यह क्या सोने का टाइम है? यह क्या आदत डाल रखी है? बेटा बहू चुप लगा गए। क्या कहते, आजकल तो यही चलता है। प्रत्यक्ष में बोली, मम्मी हॉस्टल से आए हैं तो कुछ आदतों में परिवर्तन तो होता ही है। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। शाम को पोती रिंकी अपनी किसी सहेली से मिलने के लिए तैयार होकर मम्मी के सामने आई। मम्मा, मैं अपनी सहेली मीना के घर जा रही हूँ, 2 घंटे तक लौटूंगी। मधु जी ने उसे सिर से पैर तक देखा और बोली, बेटा ये कैसे कपड़े पहने हैं? उसने कसी हुई जीन्स और स्लीवलेस टॉप पहना हुआ था और बॉय कट स्टाइल में बाल सेट किए हुए थे। क्यों दादी, क्या बुराई है इन कपड़ों में? रिंकी ही दादी से सवाल कर बैठी। शरीर तो दबा धका ही अच्छा लगता है। इस तरह अंग प्रदर्शन करने से मनचलों की फब्तियां कसने का मौका मिलता रहता है। रिंकी ने बुरा सा मुंह बनाया और चुपचाप बाहर निकल गई। बहू नंदिता समझ गई कि उसे बुरा लगा है, लेकिन वह चुप ही रही। 2 दिन बाद ही बेटे के दोस्त उससे मिलने आए।
खूब जोर जोर से हंसते हुए बातें करते, मस्ती मजाक करते 2 घंटे तक वहीं बैठी रही। उनके जाने के बाद मधु जी बोली, बच्चे कितना शोर मचाते हैं, यह कोई तरीका होता है बात करने का? इतना हल्ला, इतना शोर, 4 घरों तक आवाज जा रही होगी। मम्मी जी, आज की जनरेशन ऐसी ही है, उन्हें कोई रोक टोक प्रतिबंध पसंद नहीं। नंदिता ने कहा, ऐसे थोड़ी ही होता है। बच्चों को कायदे कानून, अनुशासन, संस्कार, इन चीजों से वास्ता है या नहीं? यह तो जीवन के लिए बहुत जरूरी बातें होती हैं। अभी नहीं सीखेंगे तो फिर कब सीखेंगे? यह सिखाना तो तुम्हारा काम है। रात को नंदिता ने रोहन से कहा, यह मम्मी जी तो हर बात में इतनी रोक टोक, प्रतिबंध लगाने की बातें करती हैं। बच्चे बुरा मान जाएंगे। वह सिर्फ महीने भर के लिए आए हैं और रोज इनकी टोका टोकी सुनकर चिढ़कर कहीं कोई प्रतिज्ञा व्यक्त ना कर दे, फिर वह बुरा मान जाएंगी। रोहन को भी समझ नहीं आ रहा था कि माँ से कैसे इस बात को कहे। वह भी तो बहुत जल्दी बुरा मान जाती है। वह मन ही मन सोचने लगा, श्लोक के बेटे के साथ भी अगर ऐसा ही करती होंगी तो उसका क्या हाल होता होगा। अगले दिन नंदिता ने साधना को फोन लगाकर पूछा, क्या मम्मी जी अंश को भी टोका टाकी प्रतिबंध लगाती हैं? हर बात में प्रतिबंध, मीन और रोक टोक लगाना जैसी बातें करती हैं। जब साधना ने हाँ में उत्तर दिया तो वह पूछने लगी, तुम कैसे सहन कर लेती हो और अंश कैसे झेल लेता है? साधना मन ही मन मुस्कुराते हुए बोली, अब पता लगा, लेकिन प्रत्यक्ष में बोली, बस दीदी अब साथ रहना है तो सहन तो करना ही पड़ता है। 1 सप्ताह बीत गया। मधु जी दोनों बच्चों को बोली, तुम लोग कभी मंदिर नहीं जाते? घर के सामने तो मंदिर है ना, तुम्हारे घर में भी कभी मैंने पूजा पाठ होते हुए नहीं देखा। इतने में सामने से नंदिता आ गई तो मधु जी उससे बोली, तुम घर में पूजा पाठ क्यों नहीं करती हो? एक छोटा सा मंदिर बनाकर सुबह शाम कुछ देर भगवान के सामने बैठ नहीं सकते? इतना बड़ा घर है तो एक छोटा सा कमरा पूजा घर नहीं होना चाहिए? मैंने तो श्लोक से कहकर एक छोटा पूजा घर बनाया है। नंदिता मन ही मन सोचने लगी, वह अपने घर और नौकरी में इतनी व्यस्त रहती है तो उसे दूसरे कामों के लिए फुर्सत ही कहाँ मिलती है। लेकिन सास का लिहाज करके चुप हो गई। 2 दिन बाद रिंकी का जन्मदिन आने वाला था। उसने अपने खास मित्रों को बुलाया। शाम के समय सभी इकट्ठे हुए। केक काटने के बाद क्रीम को रिंकी के मुंह पर सभी लगाने लगे। दोस्तों में लड़के और लड़कियां दोनों ही थे। मधु जी ने जब लड़कों को भी रिंकी के मुंह पर क्रीम लगाते देखा तो अजीब नजरों से देखने लगी। उनके जाने के बाद बहू बेटे से बोली, तुमने कितनी छूट दे रखी है। वे लड़के कैसे बेहुदी तरीके से रिंकी के चेहरे पर क्रीम लगा रहे थे। पता नहीं उनके मन में क्या भाव हो। मम्मी जी, आप व्यर्थ ही शक कर रही हैं। ऐसा कुछ नहीं है बच्चों के मन में, वे सिर्फ दोस्त हैं। आखिर नंदिता ने कह ही डाला, मेरी बातें तुम्हें कड़वी लगती हैं, लेकिन अपने अनुभव के आधार पर कह रही हूँ। नाराजगी से मधु जी बोली। 20 दिन तक बीत चुके थे। बच्चे वापस हॉस्टल जाने की तैयारी करने लगे। एक दिन रिंकी को मधु जी बोली, तुम 1 महीने की छुट्टी पर आई हो, मैंने तुम्हें एक दिन भी रसोई में कुछ काम करते नहीं देखा। तुम्हें खाना बनाना आता है क्या? दादी, अभी तो मैं पढ़ रही हूँ। इस वक्त मेरे लिए खाना बनाना जरूरी नहीं, बल्कि करियर बनाने के लिए पढ़ना जरूरी है, और मैं वह कर रही हूँ। जवाब देकर रिंकी दूसरे कमरे में चली गई। माँ, ये दादा दादी यहाँ से कब जाएंगे? दादी कितना परेशान और बोर करती है। हर काम में टोका टाकी, उपदेश, भाषणबाजी। यह मत करो, वह क्यों कर रहे हो, यह क्या पहना है, यह क्या खा रहे हो। हमारे ही घर में आकर हम पर ही पाबंदियां लगाने की कोशिश करती हैं। आगे से जब हम यहाँ आए, इन्हें यहाँ मत बुलाना। आवेश में रिंकी बोले जा रही थी। बेटा धीरे बोलो, उन्होंने सुन लिया तो उन्हें बुरा लगेगा। नंदिता ने बेटी को समझाते हुए कहा, लगने दो। जब वे कुछ भी उटपटांग बोले जा रही हैं तो हमें भी तो बुरा लगता है। कमरे में बैठे रमेश तथा मधु जी को सब सुनाई दे रहा था। मधु जी को महसूस हुआ, इससे पहले कभी भी अपने ही घर में उनको इतना अपमान नहीं हुआ। क्रोध से उनका चेहरा लाल हो गया। पति से बोली, अब और अपमान में बर्दाश्त नहीं कर सकती। श्लोक को बुला लो, हम वापस चलते हैं।
इतनी जल्दबाजी में निर्णय नहीं लो मधु। मैं तो तुम्हें हमेशा से ही कहता आया हूँ कि बच्चों पर हर समय रोक टोक, प्रतिबंध, मीन मेक निकालना ठीक नहीं, लेकिन तुम मेरी बात सुनती ही नहीं हो। अब वह हमारा वाला जमाना थोड़ी ही है कि बच्चे से जैसा कहोगे वो वैसा ही करेंगे, वैसा ही सुनेंगे। आज बच्चों में धैर्यता, सहन शक्ति भी नहीं है और उनमें अहम भाव भी बहुत है। छोटी छोटी बातों को वह ईगो बनाकर समस्या खड़ी कर देते हैं। बहुत सोच समझ कर ही बोलना पड़ता है उनके साथ, उनके दोस्तों की तरह से व्यवहार करना पड़ता है। बहुत प्यार और अपनेपन के साथ अगर विश्वास में लेकर उन्हें कुछ समझाया जाए तो फिर भी वह बात सुन लेते हैं, लेकिन अगर रौब डांट टपट से कुछ बोला जाए तो वे आहत हो जाते हैं और उल्टा चल पड़ते हैं। प्रकृति का भी यही नियम है, जो कुछ हम दूसरों से चाहते हैं पहले हमें उन्हें देना पड़ता है। जैसे हम अगर किसी से प्रेम, आदर, सम्मान चाहते हैं तो पहले हमें उन्हें देना पड़ता है, चाहे वह बड़े हो या बच्चे। मगर तुम हर समय हाथ में जैसे डंडा लिए खड़ी रहती हो, टोका टाकी, यही नहीं करो, वह नहीं करो, यह क्यों करते हो। अब इन बातों का जमाना नहीं रहा मधु। अब सोचो, वहाँ अंश भी तो है, यही सब मन में सोचता होगा जो आज यह बच्चे सोच रहे हैं। अभी वह छोटा है इसलिए कुछ कहता नहीं, कल को वो भी पलट कर जवाब दे सकता है, जैसे आज रिंकी कह रही है। अब तुम्हें ही स्वयं पर नियंत्रण रखना होगा, अपने व्यवहार को मधुर बनाना होगा और व्यर्थ की टोका टाकी बंद करनी होगी। तभी हमारा बुढ़ापा अच्छे से बीत पाएगा, वरना आज देख रही हो क्या होने लगा है। पति की बातें सुनकर कुछ देर तक तो मधु जी एकदम चुप लग गई। शायद रमेश जी की बातों में उन्हें सच्चाई नजर आने लगी थी। वो सोचने पर मजबूर हो गई, क्या सचमुच उनका व्यवहार सबको इतना आपत्तिजनक लगता है? उनके आचरण के कारण सब इतना परेशान होते हैं। धीरे धीरे उन्हें अपनी गलती नजर आने लगी। जब बच्चे उन्हें पूरी तरह से आदर मान देते हैं, उनके साथ कोई प्रतिबंध, रोक टोक नहीं लगाते, तो फिर वह क्यों जबरदस्ती ऐसा व्यवहार कर रही हैं? यह भी तो अहंकार ही हुआ। आप ठीक कहते हैं, मुझसे ही भूल हो गई जो मैं जबरदस्ती सब पर अपनी राय थोपने की कोशिश करती रही। अब मुझे समझ आ गई है, हर एक को अपने ढंग से जीने का अधिकार है। व्यर्थ में प्रतिबंध या अपनी राय थोपने का कोई अर्थ नहीं है। दोनों बेटे और बहुओं को, पोते और पोती को अब मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी, मैं वादा करती हूँ। ये हुई ना बात, देर आया दुरुस्त आया, मुस्कुराते हुए रमेश जी ने कहा। तो मधु भी मुस्कुरा दी। धन्यवाद दोस्तों।